हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाला है वही पी ब्लॉक चल रहा था अपना केमिस्ट्री के अंदर, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड लेक्चर है पी ब्लॉक का और थोड़े से लेक्चर और लगेंगे और कंप्लीट कर देंगे। कल यार मैंने एक मैसेज देखा कि पी ब्लॉक की क्लास समझ में नहीं आई। तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, और फिर भी आपको दिक्कत आ रही तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं, पीरियोडिक टेबल से अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, तो फिर थोड़ा सा समझने आपको मुश्किल होगी, क्योंकि सारे जो इसमें बेसिक्स हैं वो रिलेटेड है किसे आपके पीरियोडिक टेबल से, उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख के और उसके बाद में पी ब्लॉक को स्टार्ट करना। बीच में से अगर आप चैप्टर को उठाओगे तो फिर पल्ले पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि साइज बढ़ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे साइज बढ़ती है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल से देखा होगा तो आपको सारा पता रहेगा। तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी की तरह नहीं है कि अपन कोई सा भी चैप्टर बीच में से उठा लें, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरा लेना पड़ेगा, सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। बायोलॉजी के अंदर भी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपन बायोलॉजी के लिए क्या अडेप्ट हो जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अपन को जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पीरियोडिक टेबल से देखकर फिर आना इस लेक्चर पी ब्लॉक के अंदर, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, अब कल की क्लास थोड़ी सी मैं रिकैप कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि कल अपन ने क्या किया था। कल अपन ने बात करी थी यार, हैलाइड्स की बात करी थी ना, मेनली तो अपन ने हैलाइड्स की बात करी थी। चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लेते हैं। तो अपन पहले बात तो बताऊं कि पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, और पी ब्लॉक के अंदर भी कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? 13th ग्रुप पढ़ रहे हैं, 13वां जो ग्रुप है वो अपन पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर पहला और दूसरा ग्रुप था, और इसके अंदर कौन सा 13वां ग्रुप अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, अपन अभी ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो किसकी ऑक्साइड्स की बात करेंगे? वही 13वां ग्रुप पढ़ रहे हैं तो 13वें ग्रुप की ऑक्साइड्स की बात करेंगे। 13वें ग्रुप के अंदर तत्व कौन कौन से हैं? वो है आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये सारे क्या हैं? उसमें एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ठीक है। तो अभी इनकी ऑक्साइड्स की अपन बात कर रहे हैं, है ना। क्या खास बातें इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की? तो देखो, बोरोन की ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है, ये गैलियम की ऑक्साइड है, ये इंडियम की ऑक्साइड है, ये थैलियम की ऑक्साइड है, ठीक है भैया। ये तो समझ में आ गया कि इनकी ऑक्साइड है। इनकी खास बातें क्या है जो हमें पूछी जा सकती हैं? तो खास बातें यही हैं कि बोरोन की जो ऑक्साइड है वो मोर एसिडिक होती है और लेस बेसिक होती है। हिंदी में सिंपल सा बताऊं तो ज्यादा अम्लीय होती है और थोड़ी सी क्षारीय होगी, ठीक है। अम्लीय ज्यादा है और क्षारीय कम है, तो मतलब सीधी सी बात है, कैसे है? अम्लीय है। कौन सी? बोरोन की एसिड, बोरोन की ऑक्साइड। वही बात करूं मैं किसकी? एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और गैलियम की ऑक्साइड। तो ये कैसी होती है? एम्फोटेरिक होती हैं, उभयधर्मी होती हैं। अब आप बोलोगे भैया ये उभयधर्मी होता क्या है? तो मैंने कहा ऐसी ऑक्साइड, ठीक है, या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर अम्लीय गुण भी हो और क्षारीय गुण भी हो, जिसके अंदर अम्लीय गुण भी हो और क्षारीय गुण भी हो, ऐसी ऑक्साइड जिसके अंदर अम्लीय गुण भी हो और क्षारीय गुण भी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन उभयधर्मी बोलते हैं। इंग्लिश में एम्फोटेरिक कहा जाता है। एक मिनट दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में उभयधर्मी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया बोरोन की जो ऑक्साइड है वो कैसी है? एसिडिक है, अम्लीय है। वही बात करूं मैं किसकी? एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और गैलियम की ऑक्साइड, वो कैसी हैं? उभयधर्मी हैं। वो अम्लीय भी हैं और वो क्षारीय भी हैं, इसलिए उनको नाम दे दिया उभयधर्मी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन इंडियम की ऑक्साइड और थैलियम की ऑक्साइड। बोरोन की ऑक्साइड की बात होगी, एल्यूमिनियम की बात होगी और आपके गैलियम की बात होगी। फिर बात करते हैं इंडियम और थैलियम की ऑक्साइड। ये कैसी होती है? ये क्षारीय होती है, बिल्कुल बेसिक होती हैं, ठीक है। या तो कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें अपन हाइड्रोक्साइड की। अब हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो किसकी हाइड्रोक्साइड? वही 13वें ग्रुप पढ़ रहे हैं यार अपन, तो 13वें ग्रुप की हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। तो 13th ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड है उनकी बात कर लेते हैं। ये बोरोन की हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम की, ये गैलियम की, ये इंडियम की, ये थैलियम की। मतलब भैया ये तुम्हें पता लग गया कि ये हाइड्रोक्साइड है, ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम की। लेकिन हमें आप ये बताओ कि इनमें खास बातें क्या है जो हमें पूछी जा सकती हैं? तो मैंने कहा वही पूछी जा सकती है कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उभयधर्मी है। तो यहां पर देख लो भाई, बोरोन की जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? वीकली एसिडिक है। कैसी है? अम्लीय तो है लेकिन थोड़ी कमजोर टाइप की है, ठीक है। चलो फिर बात करें पर एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड और गैलियम की हाइड्रोक्साइड, तो वही जैसे ऑक्साइड थी वैसे इसकी हाइड्रोक्साइड है उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक हिंदी में उभयधर्मी, मतलब सीधी सी बात है, इनकी जो एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड और गैलियम की हाइड्रोक्साइड है वो दोनों गुण दिखाती हैं, अम्लीय गुण भी दिखाती हैं और क्षारीय गुण भी दिखाती हैं। कल क्लास ये कर चुका हूं मैं, करवा चुका हूं, बस अब वापस थोड़ा सा रिपीट कर दूं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए आपका। फिर बात करो इंडियम की हाइड्रोक्साइड और थैलियम की हाइड्रोक्साइड, ये कैसी होती है? क्षारीय होती हैं। चलो
फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो बोरोन की हाइड्रोक्साइड है इसको क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। अब आपको दिमाग में बैठ गया कि भाई अम्ल है, ठीक है, वो तो मैंने आपको यहां बताई दिया कि ये वीक एसिडिक है, ठीक है, तो अम्ल तो है ये, लेकिन ये कैसा अम्ल है, कैसी एसिड है ये एसिड है नॉट प्रोटिक, एप्रोटिक है ये भैया। एप्रोटिक, नॉट प्रोटिक क्या होता है, मैंने कहा कि ऐसी एसिड जो प्रोटिक ना हो उसको नॉट प्रोटिक बोलते हैं। बोलो बहुत बड़ी बात बता दी आपने तो, कि प्रोटिक होती है उसको प्रोटिक बोल दिया, और जो प्रोटिक नहीं उसको नॉट प्रोटिक, ये क्या बात हुई। तो मैंने कहा प्रोटिक का मतलब समझो पहले। प्रोटिक का मतलब ये है कि ऐसी एसिड जिसको अपन पानी में डालें तो वो क्या करे, अपना H+ बाहर निकाल दे। अपने पास एक एसिड है, उसको पानी में डाला, पानी में जैसे डाला तो वो एसिड जो है पानी में डालने पर क्या करेगी, अपना H+ बाहर निकाल देगी। वापस सुनो ध्यान से, कि अपने पास कोई एक एसिड है और उस एसिड को अपन ने पानी के साथ में मिलाया, जैसे कि अपन ने मिलाया तो उस एसिड ने अपना H+ बाहर निकाल दिया। ऐसी जो एसिड है जो H+ बाहर निकाल देती है उसको बोलते हैं अपन प्रोटिक एसिड बोलते हैं। उसने क्या अपना प्रोटॉन बाहर निकाल दिया ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है भैया, प्रोटिक समझ में आ गया कि जो भाई पानी में डालने पर अपना H+ बाहर निकाल दे वो प्रोटिक होती है। लेकिन ये अपने बताओ नॉट प्रोटिक क्या होती है। आपने तो बोला कि ये बोरिक एसिड नॉट प्रोटिक एसिड है, तो मैंने कहा कि ये भैया H+ बाहर नहीं निकालती। पानी में जब इसको डालते हैं, ऐसी ये बोरिक एसिड जो है इसको जब पानी में डालते हैं तो ये अपना H+ नहीं निकालती है, इसलिए इसको नॉट प्रोटिक एसिड कहा गया है। आ जाओ देखो ये रिएक्शन देखो, ये आपकी बोरिक एसिड है, ये H2O में मिलाया अपन ने इस बोरिक एसिड को, तो ये देखो यहां पर क्या बना, ये H+ निकला यहां पर। तो आप बोलोगे भैया आप तो झूठ बोल रहे हो, अभी तो आपने कहा कि बोरिक एसिड जो वो पानी में डालने पर H+ नहीं निकालती, आप तो यहां पर तो H+ निकला हुआ है। तो मैंने कहा ये H+ जो आता है ना, ये इस बोरिक एसिड से नहीं आया है, ये कहां से आया है, ये आया है H2O से आया है। ये कहां से आया है, H2O से। H2O क्या है, एक H है और एक OH है, यही तो H2 है। ये 2 H ना, 1 2 1 O, ठीक है, 2 H और 1 O, ठीक है, तो यही तो H2 होता है। तो इसमें से जो OH है ना, इसको तो कौन पकड़ लेता है, ये जो आपका बोरिक एसिड है वो पकड़ लेती है। बच गया कौन, H। ये H जो है यहां पर निकल जाता है, तो ये H+ निकलता है, वो कहां से निकलता है, एसिड से नहीं निकलता है, वो कहां से निकलता है, वो निकलता है पानी से। इसलिए इसने क्या है, OH को एक्सेप्ट तो कर लिया इसने, जो अपनी बोरिक एसिड है ये OH को एक्सेप्ट तो कर लेती है पानी से, लेकिन H+ को बाहर नहीं निकालती, इसलिए इसको क्या बोला, नॉट प्रोटिक एसिड। तो ऐसी एसिड जो पानी में डालने पर H+ बाहर निकाल देती हैं वो तो होती है प्रोटिक एसिड, और ऐसी एसिड जो अपना H+ बाहर नहीं निकालती पानी में डालने पर वो होती है नॉट प्रोटिक एसिड। चलो, तो उनमें से एक है बोरिक एसिड, ये क्या नॉट प्रोटिक एसिड है। चलो अब आगे बात करते हैं हैलाइड्स की। तो अब बात आती है भाई हैलाइड्स कौन से ग्रुप के हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, तो वही अपन 13वां ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो 13वें ग्रुप की हैलाइड्स पढ़ेंगे। कैसी होती है हैलाइड्स, वो देख लो भाई, BX3 ALX3 GX3 INX3 TLX3। तो ये हैलाइड क्या है, X3 का मतलब क्या है, यहाँ पर भाई कोई भी हैलोजन ले लो, X की जगह अगर आप फ्लोरीन ले रहे हो तो F3 आ जाएगा, ALF3 आ जाएगा, अगर आप Cl ले रहे हो तो AlCl3 आ जाएगा, अगर आप Br ले रहे हो तो AlBr3 आ जाएगा। ठीक है, तो X की जगह आप कोई सा भी हैलोजन जो है वो यहां पर रख सकते हो। ठीक है, हैलोजन कौन से होते हैं, वही 17वें ग्रुप के आपके तत्व है। ठीक है, फिर कल 12 एंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं, हैलोजन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 13वें ग्रुप के दो हैलाइड्स हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। तो 13वें ग्रुप के जो हैलाइड्स होते हैं, कल की क्लास से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। मैं बोल रहा हूं 13वें ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं वो कैसे होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। तो आप बोलोगे भैया ये लेविस एसिड क्या होता है, हैलाइड हमें समझ में आ गया, 13वें ग्रुप की जो हैलाइड है वो समझ में आ गई कि भाई ALX3, ठीक है, GX3, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन आप हमें बताओ ये लेविस एसिड क्या होता है। तो मैंने कहा कि एक ऐसा तत्व है जो क्या करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, जो क्या करे, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, किसी और से क्या लोन पेयर ले ले, उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। एग्जांपल दूं, आ जाओ, ये क्या है, BF3 है, क्या है ये, BF3। तो मुझे ये दिख रहा है साफ साफ कि बिल्कुल ये हैलाइड है। ठीक है, बोरोन की हैलाइड है BF3। ठीक है, इसके अंदर आप एक चीज देखो, इसके अंदर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये आपका फ्लोरीन है, इसके पास में, फ्लोरीन के पास में इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 होने का मतलब क्या है, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। तो फ्लोरीन तो बिल्कुल राजी राजी घूमेगा। फिर वही बात करूं मैं इस फ्लोरीन की, इसके पास में भी 8 मुझे दिख रहे हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी अष्टक कंप्लीट, तो ये भी बिल्कुल राजी राजी। वही बात करूं इस फ्लोरीन की, ठीक है, तो इस गोले के अंदर भी मुझे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये भी क्या है, राजी हो गया। अब बात करें किसकी, बोरोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बोरोन ने इन तीनों फ्लोरीन को राजी किया है, तो बात कर लेते हैं बोरोन की। ये लो बोरोन,
ठीक है। अभी मैंने इसीलिए बोला कि आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल देख के आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अष्टक नियम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, वो सारा कुछ मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसलिए मैंने कहा कि वहां पर आप लेक्चर आपको देखने के आने चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाले, इनऑर्गेनिक के अंदर तो कम से कम काम आने वाले ही हैं। ठीक है, अब बोरोन का देखो, बोरोन को देखो, इस गोले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। जो सबके 8 करवा रहा है, फ्लोरीन के 8 करवा दिए बोरोन ने, इस फ्लोरीन के भी करवा दिए, इस फ्लोरीन के भी करवा दिए। सबके जो 8 करवा रहा है उसके खुद के ही 8 नहीं है, उसके खुद के ही क्या है? 8 नहीं है। तो यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, इसके पास में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा क्या? लोन पेयर किसी और से क्या ले लेगा? लोन पेयर ले लेगा। किसी और से क्या ले लेगा? लोन पेयर ले लेगा। किसी और से लोन पेयर लेगा तो खुद राजी हो जाएगा कि भाई मेरे पास भी 8 हो गए। ठीक है, तो जो ऐसा तत्व है जो लोन पेयर लेता हो उसको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो बोरोन है ये क्या लेगा? लोन पेयर लेगा, तभी तो उसके 8 पूरे होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। तो बोरोन BF3 ले रहा है तो वैसे ही आपका AlF3 भी लेगा, AlCl3 भी लेगा, GX3 वो भी, उसको भी जरूरत पड़ेगी लोन पेयर की। सबको इनको लोन पेयर की जरूरत पड़ती है, इसलिए सारे के सारे क्या है? ये लेविस एसिड हैं। इतनी बात तो पता लग गई कि 13वें ग्रुप के जितने भी हैलाइड्स हैं वो सारे कैसे हैं? लेविस एसिड होते हैं। अब लेविस एसिड को लुविस एसिड भी बोलते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो लेविस एसिड है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारे क्या है? लेविस एसिड है। अब इनमें कौन कमजोर लेविस एसिड है उसकी बात कर लेते हैं। तो अपन ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये ऊपर है, यहां से ऐसे नीचे की तरफ आए, ठीक है, तीर का निशान देखो नीचे की तरफ है, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो लेविस एसिड के जो कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। डाउन द ग्रुप जब आप आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो लेविस एसिड के जो कैरेक्टर हैं वो कम होते हैं। कम क्यों होते हैं उसकी भी बात कर लेंगे। देखो ये सारी क्या लेविस एसिड तो हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ग्रुप के अंदर सबसे छोटा कौन है इनमें? क्योंकि अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ग्रुप के अंदर साइज भी बढ़ते हैं। आपको पता है कि जो आपका जो थेलियम है वो सबसे बड़ा होगा ग्रुप के अंदर, और सबसे छोटा कौन होगा? बोरोन होगा अपने ग्रुप के अंदर, 13वें ग्रुप के अंदर। तो बोरोन की साइज छोटी है तो बोरोन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तभी तो लेविस एसिड है ना। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो बोरोन की साइज छोटी है तो न्यूक्लियस के सबसे पास होंगे। ठीक है, और बोरोन उस इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ लेगा। जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको ये कस के पकड़ लेगा बोरोन। वही बात करें थेलियम की, थेलियम की साइज बड़ी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, ये इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन कम रहेगा, तो ये कस के नहीं पकड़ पाएगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को कस के नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए ये बढ़िया लेविस एसिड है और ये थोड़ी सी वीक लेविस एसिड है। चलो, फिर मैंने आपको ये ऑर्डर बताया था लेविस एसिड कैरेक्टर का। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, अब इसका रीजन मैंने आपको बताया था कैसे, बैक बॉन्डिंग से बताया था। बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद में आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलो, बैक बॉन्डिंग क्या होती है? बैक बॉन्डिंग के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि एक तो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। देखो बैक बॉन्डिंग किसी के बीच में बनेगी तो 2 एलिमेंट्स के बीच में बनती है। बॉन्ड किसके बीच में बनता है? 2 लोगों के बीच में तो बनता है ना। अरे रिश्ता किसके बीच में बनता है? 2 लोगों के बीच में तो रिश्ता बनेगा। अब मैं अकेला खुद से रिश्ता बना लूं क्या? बना लूं खुद से, कैसे बन सकता है? 2 लोगों के बीच में तो रिश्ता बनेगा ना। हाँ, तो 2 लोग यहां पर कौन है? 2 तत्व हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 तत्व है उनमें बैक बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब पहले तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, पहले से कोई एक रिश्ता होना चाहिए। उस रिश्ते के बाद में ही क्या दूसरा रिश्ता बना सकते हैं ना। ठीक है, थोड़ी बहुत पहले से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी रिश्ता बनेगा। ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के आया उससे रिश्ता बना लिया ना, बैक बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती। ठीक है, पहले थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में होगा, उसके बाद में बैक बॉन्डिंग होगी। तो पहली कंडीशन तो यही कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बोला था भैया 2 एलिमेंट भी दिख रहे हैं हमें और दोनों के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड भी है। तो दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या है? एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, एक तत्व जो है उसके पास में खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए और दूसरे के पास में भरी हुई ऑर्बिटल होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? या तो दोनों तत्व कहां से हो? सेकेंड पीरियड के हो, या फिर उनमें से एक सेकंड पीरियड का हो, एक थर्ड पीरियड का हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहां पर देखो बोरोन और फ्लोरीन के बीच में क्या है? मुझे कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल कोवेलेंट, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। वही बात करूं मैं, बोरोन और फ्लोरीन दोनों ही क्या सेकंड पीरियड के हैं, दूसरी कंडीशन भी पूरी। अब तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। बोरोन के पास में एक खाली ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और
जो फ्लोरीन है इसके पास में भरी हुई ऑर्बिटल है, तो अब क्या है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है। इसके पास में एक खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके पास में भरी हुई ऑर्बिटल है। तो बोरोन फ्लोरीन को बोलेगा, देख भाई मैंने देख तेरी 8 इलेक्ट्रॉन करवाए हैं, ठीक है, बोरोन इसको बोलेगा मैंने तेरे 8 इलेक्ट्रॉन करवाए हैं, तो अब तू मेरा भी थोड़ा ख्याल रख ले, तो मुझे भी इलेक्ट्रॉन दे दे। तो फ्लोरीन सोचा यार ठीक है, रिश्ता बना ही लिया तो इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। तो फ्लोरीन बोला ठीक है, क्या मदद चाहिए? तो बोला एक काम कर ले यार, तू ऐसे तो इलेक्ट्रॉन मुझे देगा नहीं, एक काम कर ले, बैक बॉन्डिंग कर ले मेरे साथ में। क्या कर ले? बैक बॉन्डिंग कर ले। तो ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो भरी हुई ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, ठीक है, बोला दोनों शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब बोरोन भी राजी और फ्लोरीन भी राजी, ये होती है बैक बॉन्डिंग। चलो ये मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर, बस आज थोड़ा सा बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन की बात करते हैं ना। आ जाओ, कंपाउंड ऑफ बोरोन। बोरोन पहला कंपाउंड कौन सा है? बोरोन क्या है? बोरोन सेस्कियोक्साइड, है ना। क्या है बोरोन सेस्कियोक्साइड? इसको और बोलते हैं बोरोन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं, B2O3 भी बोलते हैं, और क्या है, बोरोन अनहाइड्राइड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पहला जो बोरोन का कंपाउंड है वही देखो नाम कैसा है, बोरोन सेस्कियोक्साइड। क्या होती है सेस्कियोक्साइड, उसकी भी बात करेंगे भी, है ना। इसी को बोरोन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं और इसी को बोरोन अनहाइड्राइड भी कहा जाता है। तो भाई पहला कंपाउंड है बोरोन का, भाई ये ऐसे के ऐसे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ये बनाते कैसे हैं, बोरोन को बनाते कैसे हैं। पहले देखो सेस्कियोक्साइड क्या होती है, सेस्कियोक्साइड होती क्या है पहले वो समझ लो। आ जाओ, सेस्कियोक्साइड देखो ये B2O3 है, B2O3 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, एक बोरोन के पास में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है, 1.5 ऑक्सीजन है भाई, ठीक है। एक बोरोन के पास में B2O3 का मतलब क्या है, एक बोरोन के पास में कितना ऑक्सीजन है, 1.5 ऑक्सीजन है। तो 1.5 ऑक्सीजन होने का मतलब क्या है, इसी को लिखा है सेस्कियोक्साइड, ठीक है। एक बोरोन के पास में O3 है ना, 2 बोरोन है और ऑक्सीजन कितने 3 है, तो एक के पास में कितना ऑक्सीजन हो गया, 1.5 ऑक्सीजन के आसपास हो गया। तो ये क्या है, सेस्कियोक्साइड इसको बोला गया है, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं सेस्कियोक्साइड, ठीक है। चलो इसी को बोरोन ट्राइऑक्साइड भी, बोरोन अनहाइड्राइड के नाम से भी। अब B2O3 बनाना अपन को, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, तो पहला बाई एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोरोन। बोरोन पर अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एक्शन करवाएंगे, तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, अपन को B2O3 मिल जाएगा। ये अपने पास में बोरोन है, ये अपने पास में ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या मिल जाएगा अपने पास, B2O3 मिल जाएगा। तो पहला तरीका क्या है कि भैया बोरोन लो, उस पर ऑक्सीजन का क्या कराओ, एक्शन करवाओ, आपको क्या मिल जाएगा, B2O3 मिल जाएगा, ठीक है, बोरोन ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है, बाई हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को आप जब हीट करोगे ना तो भी आपको B2O3 मिल जाएगा। ये अपन इसको बनाने के तरीके देख रहे हैं ना, कोई एक चीज जो है उसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। एक कोई चीज है उसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, तो वही अपन तरीके देख रहे हैं। पहला तरीका अपन ने देखा कि बोरोन आपने लिया और बोरोन पर आपने क्या किया, ऑक्सीजन आपने एक्शन करवा दिया ऑक्सीजन का, तो आपको B2O3 मिल गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो होती है उसको आपने हीट किया तो भी आपको क्या मिल गया, B2O3 मिल गया। देखो अपना कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अपन बोरोन के कौन कौन से कंपाउंड है उनकी बात कर रहे हैं। तो पहला कंपाउंड कौन सा है, बोरोन सेस्कियोक्साइड, या फिर उसको बोल दिया B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड, या फिर बोरोन अनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी बनता कैसे, प्रिपरेशन की बात करें तो पहला तरीका तो ये हो गया, बोरोन लो, उस पर ऑक्सीजन का एक्शन करवाओ, आपको मिल जाएगा B2O3 मिल जाएगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया, बाई एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन बोरोन। बोरोन पर ऑक्सीजन का एक्शन करवाएंगे, ठीक है। बी अपने पास बी क्या है, बोरोन, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। दोनों के जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपने पास, B2O3 मिल जाता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बाई हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। ऑर्थोबोरिक जो एसिड है उसको अपन हीट करवाएंगे। अब आप बोलोगे भैया ऑर्थोबोरिक एसिड कौन सी होती है, अभी बताऊंगा। ये H3BO3 है ना, H3BO3, इसी को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड इसी को बोलते हैं। इसको जब अपन ने रेड हीट किया, ठीक है, मतलब बढ़िया वाली अपन ने आग लगाई इसको ना, जब बढ़िया वाली आग लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें तो पानी जो है ना, H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो उड़ जाएंगे भाई। आग, किसी चीज को आप आग दोगे तो पानी तो उड़ ही जाएगा ना, पानी थोड़ी ना रहेगा, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो वही यहां पर हुआ, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड है। इसको जब अपन ने रेड हीट किया तो यहां से क्या होगा, 3H2O पानी उड़ गया और अपने को क्या मिल गया, B2O3 मिल गया। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो मैंने आपको सेस्कियोक्साइड बनाने के 2 तरीके बता दिए। पहला बोरोन लो, ऑक्सीजन का एक्शन करो, आपको B2O3 मिल जाएगा। दूसरी मैंने तरीका बताया कि ऑर्थोबोरिक एसिड लो, उसको रेड हीट करो, बढ़िया वाली आंच लगाओ उस पर, बढ़िया वाली आग लगाओ, और उसके बाद में क्या मिल जाएगा आपको, B2O3, और पानी उड़ जाएगा ना, तो B2O3 मिल जाएगा। तो यह मैंने आपको
बात कर ली अपने बोरोन ट्राइऑक्साइड की बात कर ली। फिर दूसरा जो कंपाउंड है ये भी बोरोन का ही कंपाउंड है, वो कौन सा है, बोरेक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ इसकी प्रिपरेशन काम की थी अपने का, भाई बनता कैसे वो अपने काम का था। बोरेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना भाई। बोरेक्स इसी को टिंकल बोलते हैं। ठीक है, टिंकल, सुहागा इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट इसको कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला ये है भाई Na2B4O7.10H2O। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, बोरोन का पहला कंपाउंड अपने पढ़ा बोरोन ट्राइऑक्साइड B2O3। दूसरा जो कंपाउंड है बोरोन का वो क्या है, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स नाम है, इसी को टिंकल बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं, और इसी को सोडियम टेट्राबोरेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले बात करें बनता कैसे है, ये बनता कैसे उसकी बात करें तो सबसे पहले तो इसका बनाने का तरीका वो क्या है, फ्रॉम कोलेमनाइट। क्या है, कोलेमनाइट से बनाते हैं इसको। भाई कोलेमनाइट क्या है, कोलेमनाइट एक कंपाउंड है, एक मिनरल है, एक खनिज है। ठीक है, कोलेमनाइट क्या है, कोलेमनाइट से आप टिंकल, सुहागा या फिर आपका जो बोरेक्स है इसको बना सकते हो। ये एक ही चीज के नाम है, अलग अलग नाम है, बोरेक्स, टिंकल बोल दो, सुहागा बोल दो, या फिर सोडियम टेट्राबोरेट बोल दो, एक ही चीज के नाम है ना। हाँ, एक चीज के ऊपर आपका घर का नाम अलग है ना, आपके स्कूल का नाम अलग है, तो वो अलग अलग नाम है ना, आपके दोस्तों का नाम अलग है, आपकी उसका नाम अलग है ना, तो वो सारे अलग अलग नाम होते हैं। चलो हाँ, तो पहला इसका तरीका क्या बनाने का वो देखते हैं। तो कोलेमनाइट से आप बना सकते हो ना, कोलेमनाइट से आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे कोलेमनाइट से, तो कोलेमनाइट की पहले शक्ल देख लो ढंग से ना। ये कोलेमनाइट की शक्ल होती है Ca2B6O11। ठीक है, ये इसकी शक्ल है, बस शक्ल देख लो, काम का नहीं है। ठीक है, शक्ल आपको देख ली, ऐसा सा कुछ दिखता है कोलेमनाइट। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना ये कोलेमनाइट से होता है ना। आपको ये रिएक्शन याद नहीं रखनी है, वापस बता रहा हूं, ये जो मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा, भारी भरकम रिएक्शन बताऊंगा, इतनी आपको याद में नहीं रखनी है। ठीक है, बस इतना अंदाजा रखना है कि कोलेमनाइट से क्या बन सकता है, बोरेक्स बनता है। कैसे बनता है उसकी बात करेंगे। कोलेमनाइट क्या है, एक खनिज है यार, पहले तो ये ध्यान से सुन लेना। कोलेमनाइट क्या है, एक खनिज का नाम है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, वैसे एक खनिज है यार, खनिज ऐसे समझ लो। ठीक है, तो कोलेमनाइट एक खनिज है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसमें क्या करेंगे अपन, सोडियम कार्बोनेट से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। कोलेमनाइट लिया अपन ने, सोडियम कार्बोनेट तो पढ़ के आए ना अपन इस ब्लॉक के अंदर, सोडियम कार्बोनेट लिया, दोनों की रिएक्शन करवाई, क्या मिल जाएगा अपन को, बोरेक्स मिल जाएगा, Na2B4O7। यही तो चाहिए था अपन को, Na2B4O7 मिल गया, नहीं मिल गया बोरेक्स, बताओ। तो कोलेमनाइट से अपन क्या बना सकते हैं, बोरेक्स बना सकते हैं। कोलेमनाइट और अपन ने सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन करवाई तो अपने को क्या मिल गया, बोरेक्स मिल गया अपन को, ये बोरेक्स मिल गया। साथ में क्या मिलता है, सोडियम मेटाबोरेट भी मिलता है अपन को, है ना। बोरेक्स तो अपन को मिल ही गया, साथ में अपन को NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसको, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सोडियम मेटाबोरेट मिलता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, इसका छोटा है ना। अब सोडियम मेटाबोरेट मिला है ना, इससे भी अपन बोरेक्स बना सकते हैं। देखो, एक तो अपन को बोरेक्स यहां पर मिल गया और साथ में क्या मिला अपन को, सोडियम मेटाबोरेट मिला। अब सोडियम मेटाबोरेट को अपन ऐसे वेस्ट में नहीं जाने दे सकते ना, इससे भी अपन वापस क्या बना सकते हैं, बोरेक्स बना सकते हैं। देखो, एक बोरेक्स तो अपन किया, कोलेमनाइट की जब रिएक्शन करी अपने सोडियम कार्बोनेट से, तो अपन को बोरेक्स मिल गया, बहुत अच्छी बात है। साथ में अपन को सोडियम मेटाबोरेट भी मिला। अब इस सोडियम मेटाबोरेट को अपन फेंक नहीं देंगे, इसको भी काम में लेंगे। क्या करेंगे, इस सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, CO2। जब सोडियम मेटाबोरेट है उस पर अपन ने क्या किया, CO2 पर उस पर पास करवाई, CO2 से पास करवाई। CO2 जब पास करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, तब अपन को मिल जाएगा बोरेक्स मिल जाएगा, और अपन को बोरेक्स ही तो चाहिए। तो बोरेक्स अपन को दो चीजों से मिला, कोलेमनाइट और सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराई तब अपन को बोरेक्स मिला, और साथ में मिला सोडियम मेटाबोरेट। फिर अपन ने सोडियम मेटाबोरेट पर जब CO2 पास करवाई तो अपन को क्या मिल गया, बोरेक्स और मिल गया। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलो, तो यही बात यहां पर लिख रखी है, कोलेमनाइट मिनरल खनिज को सोडियम कार्बोनेट के साथ उबालकर छानने पर हमें बोरेक्स प्राप्त होता है। जो भी मैंने रिएक्शन बताई ना, उसी को यहां पर लिख रखा है। कोलेमनाइट मिनरल जो है, ये कोलेमनाइट मिनरल खनिज, ठीक है, कोलेमनाइट मिनरल खनिज को सोडियम कार्बोनेट ये रहा, इसके साथ जब अपन उबालेंगे इसको और फिर छानेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट भी ये लिख रखा है इस रिएक्शन का, सोडियम मेटाबोरेट जो यहां पर बना था उसको जब CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, इस CO2 के साथ मैंने ट्रीट किया तो अपन को क्या, बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। जो अपने रिएक्शन लिखी है उसी को मैंने लिख भी रखा है, ताकि आपको जब आप याद करने बैठो, नोट्स को पढ़ो तो आपको आसानी रहे याद करने में। ठीक है, ये मेरे पीछे आ रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलो, एक बार वापस में बोल देता हूं, कैसे बनाते हैं बोरेक्स, कैसे बनाते हैं, कोलेमनाइट से बनाते हैं। कोलेमनाइट क्या है, एक खनिज का नाम है। कोलेमनाइट और सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन करवाते हैं, मतलब दोनों को साथ में उबालेंगे, और उबालने के बाद जो फिल्टर करते हैं उनको छानते हैं, तब अपन को क्या मिलता है, तब अपन को मिलता है बोरेक्स, और साथ में मिलता है सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट पर जब अपन क्या करते हैं, CO2 जब उस पास करवाते हैं उस पर, तो CO2 के साथ में जब उसको ट्रीट करते हैं फिर पास करवाते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, सोडियम मेटाबोरेट बोरेक्स और मिल जाता है ना।
तो ये बात आप लिख रखिए, कोलमेनाइट मिनरल खनिज को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, वापस बोल रहा हूँ। कोलमेनाइट मिनरल खनिज को सोडियम कार्बोनेट के साथ उबालकर छानने पर बोरेक्स प्राप्त हो जाता है। सोडियम मेटाबोरेट जो यहाँ पर बना है, ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में बना है, लेकिन इस सोडियम मेटाबोरेट को जब अपन CO2 के साथ में ट्रीट करते हैं तो अपन को बोरेक्स की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पहला तरीका हो गया भाई, कोलमेनाइट से बना सकते हैं अपन बोरेक्स को। तो ये बोरेक्स बनाने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से भी अपन क्या बना सकते हैं, बोरेक्स बना सकते हैं। और बोरेक्स, पहले तो ये देखो बोरेक्स होता क्या है, इसी को Na2B4O7 को क्या बोलते हैं, बोरेक्स बोलते हैं। भैया बोरिक एसिड क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी ना बोरिक एसिड, ये देखो मैंने बताया प्रोटिक एसिड नहीं है, देखो आ जाओ ये रहा, ये तो मैंने आपको बताया बोरिक एसिड, नॉट प्रोटिक एसिड अभी बताया ना, उसी को बोलते हैं बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड से भी अपन क्या बना सकते हैं, बोरेक्स बना सकते हैं। ये आपकी H3BO3 क्या है, बोरिक एसिड, ये क्या है आपकी बोरिक एसिड है। एक मिनट चलो, आ जाओ, ये क्या है, बोरिक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करें अपन ने, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई तो भी अपन को बोरेक्स मिल जाता है। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि कोलमेनाइट से आप बना सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि बोरिक एसिड को जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको बोरेक्स मिल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। बोरेक्स बनाने का तरीका तो हमें आ गया। अब बोरेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बातें हैं, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या बात है, उसकी खास बात क्या है बोरेक्स की, कि यह पानी के साथ जल अपघटित हो जाता है। पानी में जैसे डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जल अपघटित हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देता है, क्षारीय घोल बना देता है। आपके पास में बोरेक्स है, ठीक है, आपने क्या किया, पानी में उसको डाल दिया। पानी में जैसे डालोगे तो पानी में जाके टूट जाएगा, ठीक है, अपघटित हो जाता है, जल अपघटित बोलते हैं हिंदी में इसको, जल अपघटित बोलते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोलाइज बोलते हैं। तो पानी में जैसे डालोगे वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और पानी को कैसा घोल बना देगा, क्षारीय घोल बना देता है। पानी है, आपने उसमें क्या डाल दिया, बोरेक्स डाल दिया। जैसे बोरेक्स डालोगे तो वो पानी में जाके टूट जाएगा, और टूटने के बाद में उस पानी को कैसा बना देगा, क्षारीय घोल के रूप में परिवर्तन उसका कर देगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, बोरेक्स की। तो ये आपको बोरेक्स दिख रहा है भैया, दिख रहा है बिल्कुल, ये बोरेक्स मुझे तो अपनी आंखों से तो दिख रहा है, ये बोरेक्स है, ठीक है। इसको मैंने कहा कि इसमें पानी में डाला, आपने बिल्कुल डाल दिया, थोड़ी सी आपने हीट दे दी, पानी में डाला, हीट दे दी, उसके बाद में क्या है, ये बोरेक्स जो है वो टूट जाता है, आपको ना जल अपघटित हो जाता है, जल अपघटित मतलब टूट जाएगा पानी में जाके ना। तो ये Na+ और OH में क्या है, ये पूरा टूट गया, पूरा ही टूट गया, और क्या बना लिया इसने, क्षारीय घोल बना देता है। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि आप बोलो क्षारीय घोल, यहां पर तो हमें एक चीज दिख रही है। मैंने कहा क्या दिख रही है आपको, तो बोला कि यहां पर हमें बोरिक एसिड दिख रही है। क्या दिख रही है हमें, बोरिक एसिड दिख रही है। तो मैंने कहा आपको बोरिक एसिड तो दिख रही है, तो आप बोलोगे भैया फिर क्षारीय घोल कैसे बनना, यहां पर तो एसिड बन गई। आप तो बोल रहे हो कि जब पानी में बोरेक्स को डालते हैं तो क्षारीय घोल बनता है, यहां पर तो एसिड बन रही है, तो फिर घोल क्षारीय कैसे हुआ। तो मैंने कहा थोड़ी सी आंखें और खोलो, आपको यहां पर बोरिक एसिड दिख गई, यहां पर आपको NaOH नहीं दिख रहा क्या, NaOH नहीं दिख रहा क्या, और NaOH क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया ये तो फिर हो गया ना, एसिड भी बन रही है, क्षार भी बन रही है, ठीक है, तो आप इसे क्षारीय घोल क्यों बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया ये जो क्षार बना है ना, इसकी अमाउंट जो है वो अधिक होती है, ये अधिक बनता है, ये क्या है, अधिक बनता है, और ये कम बनता है, कम बनता है, ठीक है। तो अधिक बनेगा तो ये अपना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा भाई, ठीक है। अब ये क्षार जो है वो अगर ज्यादा बन रहा है घोल के अंदर तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ये थोड़ा बन रहा है तो ये कम प्रभाव दिखाएगा अपना, ठीक है। आपने भाई पानी लिया, उसमें आपने नमक जो है वो डाल दिया ज्यादा और चीनी डाली थोड़ी सी, तो ज्यादा प्रभाव किसका दिखेगा भाई, नमक का ज्यादा प्रभाव दिखेगा, चीनी का कम दिखेगा। वही बात यहां पर हो रही है, बोरिक एसिड बनती है लेकिन थोड़ी कम बनती है, कम प्रभाव दिखाएगी। तो ये जो क्षार बनता है, NaOH बनता है, ये ज्यादा बनता है, तो ये अपना ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, अधिक प्रभाव दिखाता है, तो अधिक प्रभाव दिखाएगा, इसलिए पूरा जो घोल बनता है वो कैसा बनता है, क्षारीय घोल बनता है। ये बोरेक्स के अपन ने प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब बात करें एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। अगर अपन बोरेक्स को क्या करें, थोड़ा गर्म कर दें, बोरेक्स को गर्म करके देखें तो क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। बोरेक्स की बनता कैसे है बोरेक्स, वो मैंने आपको बता दिया, क्या बोलते हैं, टिंकल सुहागा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके बताए मैंने आपको बनाते कैसे हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी बता दी मैंने इसको कि आप पानी में इसको डालोगे, थोड़ा सा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी के अंदर टूट जाएगा और ये क्षारीय घोल बना देता है। अब बात करते हैं अगर इसको गर्म कर दें अपन, ये आपका क्या है, मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि ये बोरेक्स है, ये भी मैंने आपको बताया यहां पर, ये देखो ये ना बोरेक्स, यही मैंने यहां ले रखा है, ये देखो बोरेक्स,
ठीक है। इसको क्या बोला, डेका हाइड्रेट फॉर्म बोला है। डेका हाइड्रेट क्यों, डेका क्यों बोला है, डेका देखो 10 के लिए क्या यूज होता है, डेका वर्ड यूज होता है। यहां पर क्या है 10 H2O है, ठीक है। यहां पर क्या है 10 H2O है, बिल्कुल मुझे मेरी खुली आंखों से दिख रहे हैं 10 H2O मुझे दिख रहे हैं। ये आपका बोरेक्स, इसके साथ में 10 H2O है, मतलब क्या है ये डेका हाइड्रेट फॉर्म है। डेका का मतलब किसके लिए, डेका वर्ड किसके लिए यूज होता है, 10 के लिए डेका वर्ड यूज होता है, ठीक है। और हाइड्रेट का मतलब H2O, तो ये डेका हाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसको थोड़ी सी गर्मी दी, कितनी 60 डिग्री टेम्परेचर अपन ने किया थोड़ा सा ना। ये अपने पास में क्या था, बोरेक्स था, ठीक है, और इसको अपने 60 डिग्री टेम्परेचर दिया। तो आपको पता है कि जब भी अपन थोड़ी हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो आप पानी जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो आपने 60 डिग्री टेम्परेचर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पे H2O कितने थे, 10 थे, 5 उड़ गए, 5 H2O जो है वो उड़ गए, कितने रह गए, 5 रह गए। तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटा हाइड्रेट फॉर्म। ये क्या है, डेका मतलब 10 के लिए डेका और 5 के लिए पेंटा, तो ये क्या पेंटा हाइड्रेट फॉर्म है, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। एक्शन ऑफ हीट की बात करें कि भाई बोरेक्स को अगर गर्म करके देखें तो क्या होता है, वो देख रहे हैं। अभी अपने को नहीं पता क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अपन बस मजे मजे में हीट कर रहे हैं। तो बोरेक्स अपने पास में, और उसके पास में 10 H2O भी जुड़े हुए हैं। अपन ने थोड़ी सी उसको गर्मी दी, 60 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, ये 5 H2O जो है वो उड़ गए। आपको पता है हीट करते तो पानी तो उड़ जाता है ना, तो 5 H2O उड़ गए, 5 रह गए, ठीक है। फिर अपन ने क्या की, थोड़ी सी और हीट दी, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है हीट देना, ठीक है। अपन ने और हीट दी तो क्या होगा, ये 5 H2O बचे हैं, ये भी उड़ जाएंगे, ये भी उड़ गए। अपने पास में क्या बचा, Na2B4O7, इसको बोलते हैं अनहाइड्रस, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल हाइड्रेट है ही नहीं, तो इसको बोल दिया अनहाइड्रस, ठीक है। Na2B4O7, पानी सारा उड़ा दिया अपन ने। और ये पानी उड़ने के साथ साथ में क्या हो जाता है, ये स्वेलन व्हाइट मास, सफेद कलर का हो जाता है और फूल जाता है बिल्कुल। बोरेक्स जो है उसमें पानी है, अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, पानी को उड़ा दिया, तो क्या बचा अपने पास में, सिर्फ Na2B4O7, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, फूल जाता है, फूल जाता है, पानी निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ना। तो स्वेलन हो जाएगा, स्वेलन का मतलब क्या, फूल जाना ना, तो ये फूल जाएगा और कैसा सफेद रंग का है, ठीक है। इसको थोड़ा पर और हीट किया, अपनी तो वही आता था ना कि और हीट करके देखें क्या होगा, ठीक है। इतना कर लिया, थोड़ा फूला, अपन को मजा आया कि भैया फूल गया, थोड़ा सा और फुलाएंगे इसको, और हीट किया अपन ने। जैसे जब हमने और हीट किया तो ये टूट जाता है, किसमें, NaBO2 और B2O3 के अंदर ये टूट जाता है। और टूटने के साथ में क्या बनता है, ग्लासी मास बनता है, ठीक है। जो यहां पर स्वेलन व्हाइट मास था, जो फूला हुआ पार्ट था, ठीक है, अपन को सफेद रंग का एक फूला हुआ जो पदार्थ दिख रहा था, जैसे अपन ने उसको और हीट किया तो वो कैसा बन गया, ग्लासी मास बन गया, कांच जैसा द्रव्यमान बन गया, ठीक है, कांच जैसा बन गया ये, ठीक है। NaBO2 B2O3, ठीक है। बस इसी चीज को यहां पर लिख रखा है, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई वही चीज दिख रही है। भाई पहले अपन क्या करेंगे, बोरेक्स है उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद पानी उड़ जाएगा, वो थोड़ा फूल जाएगा, ठीक है। फूलने के बाद में ऊपर और हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कांच जैसा एक द्रव्यमान बन जाएगा, ठीक है। तो अपने गलनांक के ऊपर, गलनांक का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका जिस पर ये मेल्ट होता है उससे ऊपर अगर इसको गर्म करेंगे ना, अपने गलनांक के ऊपर गर्म करने पर यह पहले फूलता है, ठीक है। पानी उड़ जाएगा तो फूलेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, फूलता है और उस अपना क्रिस्टलीकरण जल खो देता है, और इसका जो जल है वो सारा खो देगा, ठीक है। वो पानी जो उड़ ही जाता है ना। अधिक गर्म करने पर यह कांच जैसा द्रव्यमान ग्लासी मास बनाता है, ठीक है। और ज्यादा गर्म करेंगे तो कांच जैसा द्रव्यमान बन जाएगा, इसको ग्लासी मास बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट है बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए लास्ट होगा ये बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। बोरेक्स ही चल रहा है, एक टेस्ट है, परीक्षण है जिसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। पहले समझो बोरेक्स बीड टेस्ट होता क्या है, उसके बाद में बात करेंगे करवाते क्यों है इसको, ना ये टेस्ट काम किस आता है। पहले तो ये देख लो होता कैसे है। तो अपने पास में क्या है, वो अपने पास में कांच जैसा द्रव्यमान यहां पर बन गया था, ये देखो कांच जैसा द्रव्यमान ये बना अपने पास में। तो अपन ने क्या किया, एक प्लेटिनम का वायर लिया, ठीक है, प्लेटिनम का एक तार ले लिया भैया। उस पर अपन ने क्या किया, इस ग्लासी मास को चिपका दिया, जो अपने पास में भी कांच जैसा द्रव्यमान बना है ना। अपन ने एक तार लिया, ठीक है, तार किसका लिया, प्लेटिनम का तार लिया। देखो ये मेरे पास में वायर है, ये मेरे पास में क्या है, वायर है। इस वायर को मैं क्या करूं, ये क्या ऐसे मानो प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम का वायर है, और इस पर मैं क्या करूं, इस पर मैं चिपका दूं, किसको चिपका दूं, जो अपने पास में कांच जैसा द्रव्यमान बना उसको चिपका दिया मैंने। उसके बाद में क्या करूंगा मैं नमक लूंगा, ठीक है, नमक लूंगा, और उस नमक को क्या करूंगा मैं, उस पर थोड़ा सा छिड़क दूंगा। उस जो ग्लासी मास है, जो कांच जैसा द्रव्यमान है, जो अपन ने उस तार पर चिपकाया है, उस पर मैं थोड़ा सा नमक छिड़क दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसको B2O3 की जो लो है, लो मतलब आग है जो है, उसमें मैं क्या करूंगा, उसको गर्म करूंगा। जब मैं गर्म करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे,
क्या दिखाई देंगे, कलर दिखाई देंगे। अपन ने क्या किया, प्लेटिनम का एक तार लिया, उस पर वो कांच जैसा द्रव्यमान जो मैंने चिपका दिया, उसके बाद में मैं उस कांच जैसे द्रव्यमान जो चिपका है मैंने, उस पर मैंने थोड़ा नमक छिड़क दिया। वो नमक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सोल्ट हो सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ। नमक छिड़क दिया अपन ने, नमक छिड़कने के बाद अपन ने B2O3 की लो के अंदर, लो मतलब आग है ना, तो लो के अंदर अपन ने क्या किया, उसको गर्म किया। जब अपन ने गर्म किया तो वो क्या दिखाता है, रंग दिखाता है, अलग अलग रंग दिखाता है। अगर अपन नमक अलग अलग यूज करेंगे, अलग अलग टाइप के नमक यूज करेंगे तो अलग अलग टाइप के वो रंग दिखाएगा। ठीक है, चलो यही बात यहां पर लिख रखी है। ठीक है, प्लेटिनम वायर लूप पर गर्म ग्लासी मास को कलर्ड सोल्ट के साथ संपर्क में लाया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी कि जो प्लेटिनम वायर होता है उस पर अपन क्या करेंगे, जो कांच जैसा द्रव्यमान है उसको चिपका देंगे, ग्लासी मास इंग्लिश में बोलते हैं, उसको चिपका दिया। उसके बाद में नमक उस पर छिड़क दिया। उसके बाद में B2O3 की लो में उसको फिर से गर्म किया जाता है। ठीक है, जो वाष्पशील ऑक्साइड को विस्थापित कर देता है और मूल ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके मौजूद मेटाबोरेट बनाता है। बोरेक्स बीट टेस्ट कहते हैं, इसी को बोरेक्स बीट टेस्ट बोलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके अपन रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। ये क्या है भाई, नमक है, ठीक है, ये सोल्ट है। ठीक है, ये क्या आपका B2O3, B2O3 क्या है, ये देखो अभी मैंने आपको बताया B2O3 किसका पार्ट है, ग्लासी मास का ही पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, कांच जैसा द्रव्यमान का एक भाग है। ठीक है, तो इसको अपन ने ले लिया, ये कांच जैसा द्रव्यमान है, इसकी अपन ने रिएक्शन करवाई तो अपने क्या पास क्या मिला, मतलब वही कि भाई प्लेटिनम का तार था, उस पर अपन ने ये कांच जैसा द्रव्यमान लगा दिया, उस पर अपन ने ये नमक छिड़क दिया। उसके बाद अपन जैसे हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ये कंपाउंड बनेगा। उसके बाद में थोड़ा सा और हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, ब्लू ऑक्सीडाइजिंग, यहां पर मैं हीट का सिंबल लगा देता हूं, क्या मिल जाएगा अपन को, ब्लू फ्लेम मिलेगी, ब्लू कलर का रंग दिखेगा अपन को, है ना, ब्लू रंग दिखेगा अपन को। जैसे अपन जो कॉपर है, ठीक है, इसका सोल्ट लेंगे, इसका नमक लिया अपन ने और किस पर छिड़क दिया, वो तार लिया था अपन ने प्लेटिनम का, उस पर अपन ने वो कांच जैसा द्रव्यमान चिपका लिया था, उस पर अपन ने जो कॉपर उसका नमक छिड़क लिया और उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसको हीट किया। जब अपन ने हीट किया तो अपने एक चीज देखी, क्या देखी कि नीले रंग का कलर अपन को दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देता अपन को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर। ठीक है, अगर मैं उसको थोड़ा और हीट करूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, कलर दिखेगा, ब्राउन रेड रंग मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया ये बोरेक्स बीट टेस्ट काम किस आता है, हमें समझ में तो आ गया कि प्लेटिनम का एक तार लेंगे, उस पर जो बोरेक्स से अपन ने बनाया था, वो जो कांच जैसा द्रव्यमान बनाया था, बोरेक्स को गर्म करके तो बनाया था वो कांच जैसा द्रव्यमान, उसको चिपका लिया, उसके बाद में उस पर नमक छिड़क दिया, उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसको हीट किया तो हमें क्या रंग दिखाई दिए। ये काम किस आता है, तो मैंने कहा कि ये अलग अलग टाइप के जो सोल्ट हैं, अलग अलग टाइप के जो नमक हैं, उनको टेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब कोई आपके पास में नमक दे दिया आपको, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से मेटल का सोल्ट है। ठीक है, आपको बहुत सारे नमक पड़े आपके सामने, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नमक पड़े हैं और आपको बोले, नमक मतलब सोल्ट है, ठीक है, तो आपके पास में जो सोल्ट पड़े हैं उन सोल्ट में से आपको पूछे कि भैया ये कौन से मेटल का सोल्ट है, ये मैं बताऊं। ठीक है, ये आयरन का है, कॉपर का है, इनमें से बताओ कि ये आपके सामने रख दिए। अब शक्ल देखने से थोड़ा पता लगेगा, शक्ल देखने से उनकी नमक की शक्ल देखोगे तो सारे सेम ही दिखेंगे, आपको थोड़ा पता लगेगा कौन से मेटल का है। तो उसको पता करने के लिए बोरेक्स बीट टेस्ट किया जाता है। जैसे ही अपन क्या लेंगे, वो प्लेटिनम का तार लेंगे, उस पर वो चिपका लेंगे, अपना जो कांच जैसा द्रव्यमान बना था उसको चिपका लेंगे, उसके बाद में जब उस पर नमक छिड़क के जब अपन हीट करेंगे ना, तब अपन को क्या दिखेगा, अलग अलग टाइप के रंग दिखते हैं। तो अलग अलग मेटल के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो अगर वो आयरन का अगर नमक हुआ तो उसका एक अलग रंग दिखेगा, अगर वो कॉपर का हुआ तो उसका अलग रंग दिखेगा अपन को। तो इससे अपन को पता लग जाता है, और रंग देख के पता लगता है अपन को कि कौन सा किसका नमक है। तो ये देखो भाई, कलर ऑफ मेटाबोरेट डिफरेंट मेटल इज, ठीक है, ये देखो अलग अलग मेटल का जो कलर क्या आता है। ठीक है, अगर ये कॉपर का हुआ तो अपन को कॉपर का, अगर वो सोल्ट है तो अपन को क्या दिखेगा, ब्लू रंग दिखेगा। अगर वो आयरन का है तो अपन को ग्रीन रंग दिखाई देता है, अगर वो कोबाल्ट का तो अपन को ब्लू कलर दिखाई देगा, और अगर निकल का है तो अपन को ब्राउन, और अगर क्रोमियम का है तो अपन को ग्रीन कलर दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई मुझे वो नहीं चाहिए कि याद नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये जो इसकी बॉक्स के अंदर बंद किया है इसको एज इट इज याद कर लेना कि भैया इसके अंदर वो कोई ट्रिक नहीं है ना, कोई ट्रिक यूज नहीं करनी। कॉपर का ब्लू होता है तो होता है, ठीक है, फेरस आपका जो आयरन है इसका ग्रीन होता है तो होता है, कोबाल्ट का ब्लू होता है तो होता है, निकल का ब्राउन होता है तो होता है। ये रंग आपको याद रख लेने हैं। आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बस इतना ही। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।